चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सिख साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पढ़ लिया था। कंप्लीट हो गया है। ठीक, कितने आंग्ल सिख युद्ध हुए थे? दो। पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संधियां पढ़ी थी। ठीक, कौन कौन सी संधि पढ़ ली थी? लाहौर की संधि, फिर भैरववाल की संधि। ठीक है, और उसके बाद सिख साम्राज्य का पूर्णतः क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह कहाँ भेज दिए गए? इंग्लैंड। ठीक है, वापस आए, लेकिन फिर उसके बाद क्या उन्हें साम्राज्य मिला? नहीं मिला। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का क्या हो चुका था? विलय हो चुका था। ठीक है, आज की क्लास में जो है वो हम आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनका उदय कैसे हुआ, इन्होंने किस प्रकार से मराठा साम्राज्य की नींव डाली, उस समय में ये नींव डाल रहे हैं जब आपके मुगलों का पतन शुरू हो रहा है। यानी मुगल शक्ति जब औरंगजेब के प्रशासन के बाद कमजोर होने लगती है, तब शिवाजी का क्या आता है? साम्राज्य स्थापित होता है। या हम देखते हैं कि शिवाजी जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर अपने साम्राज्य की क्या की है? स्थापना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, और विजयनगर साम्राज्य जो है वो पहला हिंदू वंश था, या हिंदू शाही साम्राज्य जो था वो किसका था? विजयनगर साम्राज्य था। और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दूसरा हिंदू वंश जो स्थापित हुआ वो शिवाजी के नेतृत्व में स्थापित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि आज की क्लास में सबसे पहले तो हम शिवाजी के जीवन परिचय से परिचित होंगे। किससे परिचित होंगे? शिवाजी के जीवन परिचय से। ठीक है, कि शिवाजी कौन थे, शिवाजी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इन सारी बातों से क्या होना है? परिचित। ठीक है, तो शिवाजी जो हैं उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली, और जो मराठा साम्राज्य है इसको आप दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छत्रपतियों का शासन। किसका पढ़ेंगे आप? छत्रपतियों का शासन। और दूसरा भाग जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवाओं का शासन। किसका पढ़ेंगे आप? पेशवाओं का शासन। तो छत्रपति कौन है? तो छत्रपति वे हैं जो आपके शिवाजी के मूल वंशज। ठीक है, मूल वंशज मतलब जो आपके उनके वंशानुगत रूप से क्या करेंगे? शासन प्रणाली का संचालन करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके मूल रूप से वंशानुगत शासन की बजाय उन शासकों के जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उन मंत्री पद पर रहने वाले शासक जो हैं, वे अधिक अच्छा प्रशासन संभालने लगेंगे, जो पेशवा के पद पर पदासीन होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आप दूसरा भाग मराठा साम्राज्य में पढ़ते हैं वह आप पढ़ते हैं पेशवाई। क्या पढ़ते हैं आप? पेशवाई। तो बेसिकली जो मराठा साम्राज्य है उसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाना चाहिए। पहला भाग छत्रपतियों का शासन, और दूसरा भाग जो है वो पेशवा का शासन। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि शिवाजी महाराज कौन थे, है ना, इनका उदय कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि जब हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो इन्होंने जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना की है वह मराठा साम्राज्य आपके अरब सागर से लेकर, ठीक है, यहाँ कौन सा सागर है आपका? अरब सागर। ठीक है, तो ये जो सागर है ये है आपका अरब सागर। अरब सागर में आप सभी लोग भौगोलिक रूप से ये जानते हैं कि ये क्या है आपका? दक्कन का पठार। क्या है आपका? दक्कन का पठार। ठीक है, और दक्कन के पठार के यहाँ वाले क्षेत्र पे आप जानते हैं कि ये हैं आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्या है आपके? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो हम ये देखते हैं कि जो आपका मराठा साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है वो कहाँ से कहाँ के क्षेत्र पे हुई थी। तो हम देखेंगे कि ये दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर क्या हुआ था? आपके स्थापित किया गया। प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे कि शिवाजी ने जो है वो इस वाले क्षेत्र पर अपने साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। और जिस क्षेत्र पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की वह क्षेत्र जो है वो आपका दक्कन का पठार। कौन सा क्षेत्र है आपका? दक्कन का पठार। फिर धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि ये अपने इस क्षेत्र पर काफी सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करेंगे, और विजय प्राप्त करते हुए ये इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र तक कर देंगे। कहां तक कर देंगे? सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र तक करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे
कि ये अपने साम्राज्य क्षेत्र को विस्तारित करते हुए मुगल सत्ता को भी परास्त करेंगे, और मुगल सत्ता को परास्त करते हुए भी फिर आप देखेंगे इस तरीके से शिवाजी महाराज ने पूरा इस तरीके से पूरा ये वाला एरिया और यहाँ का कुछ क्षेत्र ऐसे पूरा आपके मराठा साम्राज्य की क्या करी, स्थापना करी। तो ये एक छोटे से क्षेत्र से यहाँ से शुरू होगा और किस तरीके से संपूर्ण भारत में आपके क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। कौन सा साम्राज्य आपका, मराठा साम्राज्य, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है आपके, शिवाजी महाराज। ठीक है, तो पहली चीज की प्रारंभिक स्थली क्या थी इनकी, दक्कन का पठार वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी भी साम्राज्य या वंश के उदय के पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण जो है वो है आपकी भौगोलिक स्थिति। क्या है आपकी भौगोलिक स्थिति। इस भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ये आपका समुद्र का तटीय वाला क्षेत्र है, यहाँ से ज्यादा आक्रमण होने की उस समय में संभावना कैसी है, कम। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी। और तीसरा आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में आपका पठारी क्षेत्र होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं उगता। क्या नहीं उगता, ज्यादा कुछ नहीं उगता। तो कृषिगत फसल भी कैसी होती है आपके, कम होती है। जो भी कुछ फसल वसल हो जाती है आपके, उस फसल को ही उन लोग क्या कर लेते हैं, खा पी लेते हैं और एक निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था वाला जीवन व्यतीत करते हैं। निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था जीवन मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसा जीवन है, और कम संसाधनों में भी अपने जीवन को चलाने की दक्षता जो है वो मराठा साम्राज्य के शासकों में है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला कारण जो भौगोलिक कारण है, इसने मराठा शासकों को विलासितापूर्ण जीवन जीने के प्रति प्रभावित नहीं किया, क्योंकि ये तो कम संसाधनों में भी अपने जीवन को चलाने में क्या थे, सक्षम थे। पहाड़ी क्षेत्र में जन्मने और पहाड़ी क्षेत्र में विकसित होने के कारण इनमें वीरता, बहादुरी, साहस, स्वाभिमान ऐसे सारे गुण जो है वो मराठा शासकों में थे। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में कई प्रकार के जीव जंतुओं से सामना होता है, तो उनसे संघर्ष करने के कारण जो है वो आपके निर्भीकता का गुण इनमें विकसित हो गया। पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने कई किलों का निर्माण किया और किलों पर जो है वो आपके रहते थे ये, तो उन क्षेत्रों में दुर्गम इलाकों में रहने के कारण इन्होंने कई कठिनाइयों से गुजरने का और कुछ करने का जज्बा जो है वो विकसित कर लिया। तो बहादुरी भी आ गई, कठिनाइयों को जीवन में सहन करने की क्षमता भी विकसित हुई। किन में, आपके मराठा शासकों में। अब आप देखेंगे कि जब मराठा शासकों में इस प्रकार का जीवन जो विकसित हुआ वो किसके कारण हुआ, वो भौगोलिक पृष्ठभूमि। कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना कि संसाधनों का अभाव जो होता है वो एक अच्छे चरित्र का विकास कर देता है। तो यही जो आपकी कहावत है ये मराठा शासकों के संदर्भ में लागू होती है कि इनको भौगोलिक क्षेत्रफल जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, इसमें संसाधनों का अभाव ही मराठा शासकों को इतना निर्भीक, बहादुर, साहसी, आत्मविश्वासी, आत्मसम्मान वाला बनाता है। और कम संसाधनों में जीवन व्यतीत करने के कारण ये विलासिता की प्रवृत्ति में नहीं थे, भोग विलासी प्रवृत्ति के नहीं थे, और इनका चरित्र एकदम सीधा सादा और सरल सा था। कैसा था, सीधा सादा और सरल सा व्यक्तित्व था। ठीक है, तो मराठों की सफलता का जो दूसरा कारण होता है वो ये है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो काफी सीधी सरल सी हैं, और वो भोग विलासी या विलासितापूर्ण जीवन की प्रवृत्ति के हैं ही नहीं। ठीक है, तीसरा कारण जो आप देखेंगे वो देखेंगे आप औरंगजेब की कट्टरतापूर्ण नीति। ठीक है, जब औरंगजेब आपके मुगल प्रशासन में आया तो इसने धार्मिक कट्टरता की नीति का अनुसरण किया, और धार्मिक कट्टरता की नीति के अनुसरण के अंतर्गत इसने हिंदू शासकों का दमन करना शुरू किया। हिंदू धर्म के लोगों के साथ इनने काफी बर्बरतापूर्ण और निर्दयतापूर्ण व्यवहार को अपनाया। किसने, औरंगजेब ने। तो आप देखेंगे कि हिंदुओं को संरक्षण देने वाले जो शासक हैं आपके मराठा शासक, ये अपना प्रभुत्व उस समय में ज्यादा अच्छे से स्थापित करने में सफल हो सके। उसका एक कारण क्या बनेगा आपका, औरंगजेब की नीतियां। क्या, कैसी नीतियां आपके, कट्टरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण नीतियां, जिसमें उन्होंने हिंदुओं का क्या किया है, दमन किया। ठीक है, फिर तीसरा कारण जो आप देखेंगे इस साम्राज्य के संस्थापक के शिवाजी का व्यक्तित्व। तो शिवाजी का व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है। इतना जबरदस्त व्यक्तित्व है शिवाजी का कि वे दुश्मन के आक्रमण की हर कूटनीति और हर चाल नीति को भाप लेते।
ठीक है, कैसे किसी युद्ध में विजय हासिल करना है, कैसे कहीं से बचकर निकल जाना है, किस प्रकार से किसी अपने विरोधी को या शत्रु को अपने पक्ष में लाना है, ये सारी नीतियां या चाल जो है वो किसको आती थी? शिवाजी को आती थी। दूसरी तरफ आप शिवाजी का व्यक्तित्व देखोगे तो शिवाजी का व्यक्तित्व धार्मिकता से भी भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? धार्मिकता से भी भरा हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण शिवाजी के व्यक्तित्व में, उनके जीवन में 3 लोगों के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव का है। ठीक है, पहला प्रभाव जो है वो है उनके दादाजी का। उनके दादाजी का नाम है कौंडदेव। ठीक है, दूसरा प्रभाव जो है उनके गुरु का है, जिनका नाम है रामदास। और तीसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा उनके जीवन पर है वो है उनकी माताजी जीजाबाई का। किसका है? माताजी जीजाबाई का। ये तीनों लोगों ने जो शिवाजी के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण किया है, वह चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण ही क्या है? शिवाजी को एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में, एक योद्धा और एक हिंदू शासक के रूप में क्या करता है? सुस्थापित करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने ये जाना है कि मराठा साम्राज्य का उदय हुआ क्यों। ठीक है, कहाँ हुआ ये आप लोकेशन को जान गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मराठा साम्राज्य है, जिसकी संस्थापक कौन है? आपके शिवाजी महाराज। ठीक है, तो प्रारंभिक स्तर पर आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य जो है वो आपके अरब सागर से लेकर ये सतपुड़ा पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और ये जो आपका आज का वर्तमान का महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर विकसित हुआ। और फिर ये आपके यहाँ पर आप जानते हैं ना कर्नाटक वाला क्षेत्र, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये जिंजी नामक क्षेत्र तक इनका क्षेत्र क्या हुआ? विस्तारित हुआ। तो आप देखें कि शिवाजी जो है उन्होंने यहाँ जिंजी का क्षेत्र भी जीतकर इस पूरे क्षेत्र को विस्तारित किया। आगे जब आपने जाना कि हम जो मराठा साम्राज्य है उसे 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग जो है वो है आपका छत्रपतियों का शासन, और दूसरा भाग जो है वो आप किसके बारे में पढ़ते हैं? पेशवाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका छत्रपति और पेशवा दोनों के प्रतिनिधित्व में आप जब पढ़ते हैं, तो यही मराठा साम्राज्य जो छोटे से क्षेत्र से शुरू हुआ था, ये विस्तारित होकर इतने बड़े क्षेत्रफल पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। कौन सा साम्राज्य? आपका मराठा साम्राज्य। ठीक है, ठीक, तो हम इसको देखेंगे किसके बारे में? आपके मराठा साम्राज्य के बारे में। संस्थापक जो हैं वो आपके कौन है? आपके शिवाजी महाराज। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका मराठा शब्द है, कौन सा शब्द है आपका? मराठा। मराठा शब्द का मूल शब्द है राठा। क्या शब्द है आपका? राठा। और राठा का मतलब होता है उदित क्षेत्र। क्या है आपका? उदित क्षेत्र। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि इनके जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या इनके जो शुभंकर वगैरह होते हैं उसमें उगता हुआ सूरज बनाया जाता है। ठीक है, तो उगता हुआ सूरज जो है वह किस शब्द का प्रतीक है? राठा शब्द का प्रतीक है। और राठा शब्द का अर्थ होता है क्या आपका? उदित क्षेत्र। बाद में आप देखेंगे कि इसका नाम ही क्या पड़ता है? मराठा। तो ऐसा उदित क्षेत्र जो कैसा है? अपने आप में महान है। ठीक है, तो इस कारण से फिर इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा? महाराष्ट्र भी पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से इस मराठा शब्द के शब्द से आप परिचित हुए। हम देखते हैं कि मराठा जो शक्ति है वो कब उदित होती है? जब आपके औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मराठा शक्ति का क्या होगा? उदय। अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी कि पश्चिम में आपके कहां से? अरब सागर से। और कहां तक? आपके सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों तक। ये क्षेत्र क्या था? विस्तृत था, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता था? महाराष्ट्र में आप देखेंगे कल्याण। क्या आता था? कल्याण। दूसरा क्षेत्र जो आएगा वो आपका आएगा शिवनेर। वर्तमान आपका पुणे, जिसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पूना के नाम से। फिर आपके सतारा, कोल्हापुर, सालसेट, बसीन, कोलार, जिंजी, इन सारे क्षेत्र तक फैला हुआ था। और ये सारे क्षेत्र जो हैं इन्हें मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हमने बताया कि इसे आप 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, पहला छत्रपतियों का शासन और दूसरा पेशवाओं के अधीन शासन। ठीक है, तो हम इसको जो है वो 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये बात कि छत्रपतियों के अधीन जब आप शासन को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आएंगे वो आएंगे आपके शिवाजी। क्या आएंगे? आपके शिवाजी। शिवाजी के बाद आप देखेंगे आप संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम के बारे में, ताराबाई के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का दायित्व जो है स्वयं संभाला था। जब शासक खुद अपना राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व संभालेंगे
तो इनको, इनके शासनकाल को आप छत्रपतियों के शासन के नाम से जानेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि कालांतर में ये जो छत्रपति हैं, जैसे हमने माना ये छत्रपति हैं, तो इन छत्रपति के अधीन एक पद होता है जिसका नाम है पेशवा। क्या नाम है आपका? पेशवा। तो जब पेशवा जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गए और संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व कौन संभालने लगा? पेशवा संभालने लगे। तो आप देखेंगे कि दूसरा जो आपका इसके अंतर्गत काल पढ़ेंगे वो किसके अधीन पढ़ते हैं आप? पेशवाओं के अधीन शासन का पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है। एक और बात कि क्या यह पहला हिंदू वंश था? तो आंसर है नहीं। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात विकसित होने वाला या उदित होने वाला दूसरा हिंदू वंश जो है वो क्या है आपका? मराठा साम्राज्य। यहां तक की बात क्लियर है। अब एक बात और कि अलग अलग इतिहासकारों ने मराठों के उदय के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं, जिसमें एक प्रमुख इतिहासकार की टिप्पणी यह है कि मराठों का उदय ऐसे हुआ जैसे कहीं पर अचानक से आग जो है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है या लग जाती है। तो इस कारण से इन्होंने मराठों का उदय या मराठों का जो कहना चाहिए स्थापना है, उनका उदय जो है उसे आकस्मिक अग्निकांड की संज्ञा दी है। किसके सामने संज्ञा दी है? आकस्मिक अग्निकांड की संज्ञा दी। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि मराठों ने उदित हुए और बहुत लंबे समय काल तक इन्होंने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक क्या किया है? दायित्व को संभाला है। किन्होंने? आपके मराठों ने। ठीक है। अच्छा, तो जिन इतिहासकारों ने इस टिप्पणी को नकारा कि मराठों का उदय जो है वो आकस्मिक अग्निकांड की तरह नहीं हुआ है, उनका क्या मत है? उनका मत है कि मराठे अचानक से अग्निकांड की तरह उदित नहीं हुए, बल्कि मराठे जो है वो जहांगीर के समय से ही, किसके समय से ही? जहांगीर के समय से ही मुगलों की सेना में अपने सैनिकों के रूप में क्या दे रहे थे? सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा आप दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पे देखेंगे तो बहमनी, बीजापुर वाला क्षेत्र, अहमदनगर वाला क्षेत्र, इन राजाओं के सैनिक और प्रशासनिक पदों पर भी थे। कौन? आपके मराठा। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि कोई अचानक से नहीं हुए, लंबे समय से ही सैनिक और प्रशासनिक पदों पर पदासीन थे मराठा, और उन्होंने इस प्रकार से मराठाओं की जो प्रतिभा था उसका उपयोग किया था। किन शासकों ने? बहमनी के शासक ने, यहाँ पर आदिल शाही वंश के शासक ने, निजाम शाही वंश के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, इवन मुगलों ने भी। तो मुगलों ने भी मराठा की शक्ति का उपयोग काय काय में किया? युद्ध के क्षेत्र में भी किया और प्रशासन के क्षेत्र में भी किया। तो इन दोनों क्षेत्र में वो अपनी क्या देते आ रहे थे? सेवाएं देते आ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब मुगलों का पतन हो जाएगा, किसका पतन हो जाएगा? मुगलों का। और जब मुगलों का पतन होगा तब मराठा जो है वो एक सबसे शक्तिशाली स्थापित वंश के रूप में क्या हो जाएंगे? स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो मनसबदार थे, कौन थे आपके? मनसबदार। उन मनसबदारों में भी सर्वाधिक संख्या किसकी होती थी? हिंदू मनसबदारों की। और हिंदू मनसबदारों में भी सबसे ज्यादा आपके कौन होते थे? मराठे ही होते थे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अहमदनगर है, कौन सा क्षेत्र आपका? अहमदनगर। तो हम देखेंगे कि अहमदनगर का विलय जो है वो मराठों के उदय का तात्कालिक राजनीतिक कारण क्या होता है? माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मराठों के उदय होने का कारण क्या है। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए लगातार सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ पर कई धार्मिक विद्वान हुए, जैसे आपके नामदेव। कौन हुआ? आपके नामदेव हुए। इसके अलावा कौन हुए आपके? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो तुकोजी हैं ये हो जाएंगे, और अन्य आपके धार्मिक जो गुरु हैं, रामदास हैं, ये सब हो जाते हैं। तो ये जो आपके बड़े बड़े धार्मिक संत या गुरु उत्पन्न होते हैं, इन धार्मिक संत या गुरुओं ने अपने धर्म के प्रति जागृति लाई। किस धर्म के प्रति? हिंदू धर्म के प्रति जागृति लाई। और जो यहाँ पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो लोग थे उन्हें धार्मिक रूप से पुनः जागृत किया, उन्हें अपनी धर्म और संस्कृति को पुनः एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी सभ्यता के बारे में, उसकी समृद्ध विरासत से सुपरिचित करवाया। किसने? धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आपके धर्म सुधार के आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए, तो उस धार्मिक और राजनीतिक जागृति के कारण
शिवाजी जैसा एक व्यक्तित्व जो है वो निखर कर आया और शिवाजी के नेतृत्व में ही लोग क्या हो गए, संगठित हो गए। शिवाजी ने उनको क्या किया, संगठित किया। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र वाले उस क्षेत्र में लोगों के मन में देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, कोई उनको उपयुक्त नेता नहीं मिल पा रहा था जो उनका क्या करे, नेतृत्व करे। तो जब शिवाजी ने इसका जिम्मा उठाया तो इन सभी ने सहयोग भी किया है। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते शिवाजी की सेना जो है इतनी बड़ी सेना में तब्दील हो जाती है कि वो संपूर्ण अखंड भारत के क्षेत्र को जीतने में भी क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सहयोग किसने दिया है, उसी मराठवाड़ा क्षेत्र के शासकों ने ही तो दिया है। लेकिन वो अपने आप को उस नेता के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे जिसके रूप में शिवाजी ने खुद को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और उसका दायित्व किसने उठाया, आपके शिवाजी ने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मराठों को जागृत करने का, मराठों को एकजुट करने का सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपके 16वीं 17वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन है, जिसके माध्यम से उनके अंदर राजनीतिक और क्या आई, धार्मिक चेतना आई, जो उनका सबसे बड़ा क्या बनी, सहयोगी बनी। ठीक है, और इस प्रकार से उनके मन में मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की भावना क्या हो गई, जागृत हो गई कि अब वे मुगलों के विरुद्ध जो है वो अपना क्या करेंगे, अस्तित्व स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण किताब जो शिवाजी को पढ़ने के समय में आपको याद रखना है, उस किताब का नाम है द राइज ऑफ मराठा पावर। क्या नाम है, द राइज ऑफ मराठा पावर। यह किताब जो है वो एमजी रनाडे जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने कहा है कि मराठों का उत्थान जो है वो मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कथन जो है वो एमजी रनाडे इस किताब में लिखते हैं कि मराठों से मुक्ति के लिए, सॉरी, मुगलों से मुक्ति के लिए मराठों का उत्थान जो है वो क्या था, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, अच्छा, एक बात और कि शिवाजी जो हैं उन्होंने औरंगजेब को बहुत अधिक परेशान किया, औरंगजेब की नीतियों को काफी जो है वो कुचलने का प्रयास किया और उन्हें काफी सिखाया, किन्होंने, शिवाजी ने। तो औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया और साहसी डाकू कहा है। किसने कहा है, आपके औरंगजेब ने। पर आप अभी देखेंगे कि क्या ये सही है कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कि हमने कारणों की चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी, कारणों की। तो पहला कारण क्या है आपका, भौगोलिक। ठीक है, तो भौगोलिक कारण के बारे में चर्चा हो गई कि कैसा क्षेत्र है आपका, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तटीय इलाका वाला क्षेत्र है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र में ही इनके क्या थे, किले थे। ठीक है, तो ये लोग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में भी युद्ध करने के लिए दक्ष हो गए, कौन, मराठे लोग। जबकि जो मुगल सेना थी वो केवल खुले मैदानों में युद्ध करने के लिए दक्ष थी, वो पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने में दक्ष नहीं थी। इसलिए मुगलों की सेना को मराठों ने आसानी से पराजित किया, क्योंकि जो मराठों की सेना है वो पहाड़ी क्षेत्र में भी दक्ष है युद्ध करने के लिए और खुले मैदानों में भी युद्ध करने के लिए दक्ष है, जबकि मुगलों की सेना सिर्फ कहां पर दक्ष है, आपके खुले मैदान में। तो पहला कारण तो यही बना, भौगोलिक कारण। और भौगोलिक कारण से इनकी सैन्य क्षमता काफी मजबूत थी और दोनों ही क्षेत्र पर युद्ध लड़ने में क्या थे, ये दक्ष थे। ठीक है, दूसरा कारण जो आपने अभी पढ़ा, भक्ति तथा सुधार आंदोलन। तो मैंने आपको बताया तुकाराम है, एकनाथ है, नामदेव हैं, रामदास है, ये प्रमुख प्रमुख धार्मिक विद्वान हुए किस काल में, आपके 16वीं 17वीं शताब्दी में। और इन्होंने जो है वो धार्मिक तथा भक्ति सुधार आंदोलनों के माध्यम से मराठों में राष्ट्रीय भावना का क्या किया, विकास किया। और इन्होंने भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सबसे सरल भाषा जो महाराष्ट्र क्षेत्र में थी उस मराठी भाषा में क्या दिए, उपदेश दिए। एक ही भाषा में उपदेश दिया जिसके कारण उन लोगों को आसानी से इन संतों की बातें क्या आई, समझ में आई। ठीक है, तो आसानी से जब इनको इन बातों को समझ में आया, इन्होंने उच्च तथा निम्न वर्ग दोनों के लिए एक ही प्रकार के उपदेश दिए, भेदभाव, जाति पाति आदि का क्या कर दिया, समाप्तिकरण किया। किन्होंने, इन संतों ने। तो हम देखेंगे कि ये जो महान संत हुए हैं, इन महान संतों का महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो जनता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इवन आप देखेंगे कि ये जो गुरु रामदास हैं, इनका प्रभाव जो है वो आपके किस पर पड़ता है, शिवाजी पर पड़ता है। रामदास जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दास बोध। क्या नाम है, दास बोध। इस किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, शिवाजी पर। तो हम देखते हैं कि मराठों के उदय पर जो दूसरा कारण है वो क्या है आपका, धार्मिक और भक्ति सुधार आंदोलनों का प्रभाव। ठीक है, तीसरा कारण मैंने बताया सरल जीवन प्रणाली। तो मैंने आपको ये बताया ही है कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं
तो जीवन आधारित, निर्वाह आधारित क्या है, अर्थव्यवस्था है। कुछ खा लिया, कम खा लिया, उसमें भी जीवन चल रहा है। विलासितापूर्ण जीवन नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी जीवन के आदि नहीं है। तो कम संसाधनों में भी जीवित रहना और कम संसाधनों में भी जीवन को निर्वाह करने की दक्षता इनमें आ गई। इसीलिए इनके सैनिक बड़े लंबे काल के लिए युद्ध को क्या कर सकते थे, संभाल पाते थे। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि वर्षा की कमी के कारण इस वाले क्षेत्र में जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के आधार पर कम संसाधनों में भी ये क्या करते थे, अच्छा प्रयोग करते थे। और आप देखेंगे कि कम संसाधनों के प्रयोग से भी ये कुशलतम जीवन जीने में सक्षम थे। अच्छा, कठिनाइयों को सहन करके जीते थे, इसलिए इनमें कई गुण थे। मराठे लोग जो थे वो साहसी हैं, आत्मविश्वासी हैं, राष्ट्रवादिता का गुण है, सहिष्णुता का गुण है। ये सभी गुण किसमें आए, आपके मराठों में थे। ठीक है, तो ये भी उनके उत्कर्ष का क्या बनी, एक कारण बनी। चौथा कारण आपने देखा औरंगजेब की नीतियां। तो औरंगजेब ने कैसी नीतियां अपनाई, कट्टर धार्मिक नीतियां। कट्टर धार्मिक नीति के अंतर्गत उन्होंने हिंदुओं को क्या किया है, काफी विरोध किया, उनको काफी उत्पीड़ित किया। किसको, हिंदुओं को। तो हिंदुओं में बहुत अधिक उत्पीड़न के कारण निराशा व्याप्त हो गई। और जब आपके मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो हिंदुओं को इससे एक अलग राज्य की स्थापना को क्या मिल गया, बल मिला। तो औरंगजेब की नीतियां भी जो है वो मराठों के उत्कर्ष का क्या बनती हैं, कारण। और अब इस मराठों का उत्कर्ष तो हो जाएगा, परंतु उसे संभालने वाला व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि एक कारण जो है वो क्या है, आपका शिवाजी का व्यक्तित्व। तो शिवाजी का व्यक्तित्व जो है वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है, जिसमें बहुत सारे गुणों से वो समृद्ध है। उनकी कूटनीति, राजनीति, प्रशासनिक नीति, उनकी धार्मिकता, सब कुछ उनकी बहुत अच्छी है। इसके कारण भी मराठों का क्या हुआ, उत्कर्ष। तो आपका एक कारण आता है कि मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या है। पहला कारण क्या है, भौगोलिक। दूसरा कारण क्या है, भक्ति तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। तीसरा कारण क्या है, सरल जीवन प्रणाली। और चौथा, औरंगजेब की कट्टरतापूर्ण नीति। और लास्ट में आपका शिवाजी का व्यक्तित्व। ठीक है, इन सभी कारणों से मराठा साम्राज्य का क्या होता है, उदय। तो सबसे पहले तो किसी भी साम्राज्य को जब आप पढ़ते हैं तो उसका उदय होने का क्या जान लेना चाहिए आपको, कारण। अब जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके शिवाजी। कौन है, आपके शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो आंसर है, इनका जन्म जो है वो पूना के निकट किस किले में हुआ था, शिवनेर के किले में। कहां पर हुआ था, शिवनेर के किले में। ये किला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूना के निकट शिवनेर के किले में अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था साहजी भोसले। क्या नाम था, साहजी भोसले। और इनकी माता का नाम था जीजाबाई भोसले। क्या नाम था, जीजाबाई भोसले। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो इस वाले क्षेत्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, जबकि इनके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है, शाहजी भोसले। तो इनके पिताजी शाहजी भोसले जो है वो यहाँ पर बीजापुर वाले क्षेत्र में, कहाँ पर, बीजापुर, इस वाले क्षेत्र पर जो है वो आपके पिताजी अपनी सेवाएं देते थे। तो शाहजी भोसले जो हैं वो कहाँ बिजी थे, अपनी सेवाएं देने में। कहाँ पर, बीजापुर में। लेकिन शिवाजी कहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ पर, आपके पूना में। ठीक है, समझने के लिए बनाया है ये मैप। ठीक है, ये पूना है और ये हम इसे मान रहे हैं ये क्या है, आपका बीजापुर। तो यहाँ पर शिवाजी को किसके साथ रहना पड़ा। तो आंसर है कि शिवाजी जो है यहाँ पर अपनी माता, किसके साथ, माता, और अपने दादाजी, किसके साथ, दादाजी। तो माता जो है जिनका नाम है जीजाबाई, और दादाजी जो हैं जिनका नाम है कौंडदेव। क्या नाम है, कौंडदेव। इनके साथ शिवाजी कहाँ पर रहते थे, पूना में। और पिताजी कहाँ रहते थे, बीजापुर में। ठीक है, तो पिताजी का साथ जो था वो ज्यादा वहां पर पिताजी का प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव ज्यादा है, माता का और दादाजी का। तो आपको शिवाजी के दो गुरु जानने मिलेंगे। कितने गुरु, दो। एक गुरु इनके राजनैतिक गुरु कहलाते हैं और एक गुरु इनके आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आध्यात्मिक गुरु। तो शिवाजी के जो राजनैतिक गुरु हैं वो उनके दादाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन है, आपके दादाजी हैं। और दादाजी का नाम क्या है, कौंडदेव। इनके दादाजी ने इनको बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, दादाजी ने इनको राजनीति से परिचित कराया। दादाजी ने शिवाजी में प्रशासनिक गुणों से दक्ष बनाया। दादाजी ने इनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला,
ये सब कुछ उनके दादाजी कौंडदेव ने ही सिखाया। तो इनके व्यक्तित्व पर राजनीति, प्रशासन, युद्ध कला, इन सब में दक्षता जो है वो दादाजी ने दी थी। किसने दी थी? दादाजी। कौन ने? दादाजी का नाम क्या है? कौंडदेव। ठीक है। अब बात आती है अपने माता जी की। किसकी बात आती है? माता जी। तो माता जी जो थी वो इनकी जीजाबाई, वो बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कैसी थी? धार्मिक प्रवृत्ति की। तो शिवाजी में जो धार्मिकता है, अपने धर्म से जुड़ाव की जो भावना है, और अपने राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम तथा मातृभूमि से प्रेम की भावना को पनपाने में जो भावना को विकसित करने का श्रेय है वो उनकी माता को। ठीक है। तो आप लोग सभी ये जानते हैं कि संस्कार जो हैं वो परिवार से सबसे पहले सीखे जाते हैं, है ना। माता जो है वो प्रथम जननी है, या प्रथम आपकी शिक्षिका है, जो आपको क्या करती है? सिखाती है। और संस्कार उगाना ही क्या है? संस्कृति। तो इनकी माता जी जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार अपने पुत्र पर क्या किए? सुविकसित किए। परिवार में दादाजी जो हैं, उन्होंने एक अलग तरीके की संस्कार इन पर क्या किए? विकसित किए। तो शिवाजी का जो व्यक्तित्व आप देखेंगे, इस व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव दादाजी और माताजी का। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति है वो उनके गुरु हैं। कौन है आपके गुरु? तो शिवाजी के गुरु जो हैं वो हैं आपके रामदास। और रामदास जो हैं वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। क्या है? आपके आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने उनको आध्यात्म की क्या दी है? शिक्षा दी। ठीक है। तो इनके बारे में परिचित होंगे। अब यहाँ पर ये बात आई कि इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, माताजी का नाम क्या है? जीजाबाई भोसले। और शिवाजी के जो जन्म है, इस जब शिवाजी का यहाँ जन्म होता है तब उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा है? मुगलों का। और दक्कन वाले क्षेत्र में, ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अहमदनगर, क्या है आपका? अहमदनगर। तो आप अहमदनगर में देखेंगे कि यहाँ अहमदनगर में निजाम शाही है, यहाँ बीजापुर में जो है वो आपके आदिल शाही है, और यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र है? गोलकुंडा। तो यहाँ पर आपके कुतुब शाही है। क्या है आपके? कुतुब शाही। तो इन वंशों का क्या चल रहा था यहाँ पर? शासन। और ये काफी इस वाले क्षेत्र पर यहाँ पर भी क्या थे? विस्तारित थे। ठीक है, उस समय में। ठीक है। तो इनका क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम क्या है? शाहजी भोसले। तो इनके पिताजी शाहजी भोसले पहले अहमदनगर में अपनी सेवाएं देते थे। कहाँ सेवाएं देते थे? हाँ। और उसके बाद वो कहाँ पर शासन अपनी सेवाएं देने लगे? बीजापुर में। ठीक है। तो बीजापुर में ये सेनापति के पद पर क्या थे? पदस्थ थे। लेकिन जब ये बीजापुर में थे तो इन्होंने पूना में जो इनकी जागीर थी वो किसको दे दी थी? इनकी माता जीजाबाई को और शिवाजी को। दादाजी कौंडदेव जो है वहां पर जागीर का रक्षा करने का काम, संरक्षण का काम और कर वसूलने का काम कौन करते थे? दादाजी करते थे। तो दादाजी जो है उस पूना की जागीर को क्या हुए थे? संभाले हुए थे। ठीक है। और माता और पुत्र कौन? शिवाजी कहाँ पर रहते थे? पूना में ही रहते थे। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके शाहजी भोसले हैं, कौन आपके? शाहजी भोसले। इन्होंने पूना की जागीर जो है वो पत्नी जीजाबाई और पुत्र किसके नाम पे कर दिए? शिवाजी भोसले के नाम पर कर दिए। और जब ये बीजापुर में रह रहे थे तो पिताजी शाहजी भोसले ने एक और अन्य शादी की। तो शिवाजी शाहजी भोसले जो हैं उनकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहते। क्या था आपका? तुकाबाई मोहते। और आप देखेंगे कि तुकाबाई मोहते से भी एक पुत्र उत्पन्न होगा जो कि आपके छत्रपति बनेगा। क्या बनेगा आपका? छत्रपति। तो इसीलिए तुकाबाई मोहते को अभी आपको क्या रखना है? ध्यान। ठीक है। तो शाहजी भोसले की अन्य पत्नी का नाम क्या है? तुकाबाई मोहते, जो उन्होंने वहां पर बीजापुर में क्या किया था? विवाह। और इससे भी क्या हुआ था? एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि शिवाजी का जो चरित्र निर्माण है, इस पर 3 लोगों का मुख्यतः क्या है? योगदान। पहला माता जीजाबाई, दूसरा दादाजी कौंडदेव का, और तीसरा गुरु रामदास का। ठीक है। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? कौंडदेव, दादाजी कौंडदेव। ठीक है। इन्होंने उनको काय काय की शिक्षा दी थी? घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, निशानबाजी की। ठीक है। और इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा दी और उनको प्रशिक्षित और दक्ष बनाया। किसने? कौंडदेव ने। ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरे जो इनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाली वो कौन ने डाला? जीजाबाई। तो जीजाबाई ने इनका लालन पालन पूना में किया। और आप देखेंगे कि ये बहुत अधिक क्या थी? धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो इन्होंने अपने बच्चे को बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ाई। क्या पढ़ाई?
रामायण और महाभारत। और रामायण और महाभारत के अच्छे अच्छे व्यक्तित्व जिनका अपने जीवन में अनुसरण किया जाना चाहिए, उन आदर्श व्यक्तित्वों से परिचय अपने पुत्र को करवाया। तब बच्चे के बाल्य मन में ही उन आदर्श व्यक्तित्व जैसा बनने का बीज जो माता जीजाबाई ने पनपाया था, उसी बीज के सहारे शिवाजी भी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए। तो ये उनकी माता जी का क्या था? प्रभाव था। ठीक है, तो माता जी ने उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया। आदर्श व्यक्तित्व की कहानियों को बताकर शिवाजी को बचपन से ही महान बनने की क्या दी थी? प्रेरणा दी थी। ठीक है, उनके अंदर धार्मिकता का संचार किया। माता से उनने संवेदनशीलता, सहानुभूति, बुद्धि कौशल का प्रयोग करना और अंतर्ज्ञान जैसे गुणों को क्या किया था? सीखा था। तो माता जी का भी शिवाजी के जीवन के व्यक्तित्व में क्या था? बहुत अधिक प्रभाव था। यहाँ तक की बातें क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा प्रभाव जो था वो उनके गुरु रामदास का था। किसका था? रामदास का। तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे आपके? रामदास। तो रामदास जी ने इन्होंने सिखाया कि अपने जन्मभूमि की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने देश और राष्ट्र से क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो रामदास जी ने मराठों को संगठित करने की प्रेरणा दी इनको जन्मभूमि की रक्षा करने का क्या दिया? संदेश दिया। उन्होंने इनको साहसी और निर्भीक बने रहने का गुण सिखाया। तथा शिवाजी जो थे वो रामदास की एक किताब दास बोध को पढ़े थे, जिसका उनके जीवन पर या व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो शिवाजी के व्यक्तित्व को बनाने में कितने लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है? 3। उनके दादाजी कौंडदेव का, माताजी जीजाबाई का और उनके रामदास का। इन 3 लोगों का क्या है? बहुत अधिक प्रभाव। ठीक है, शिवाजी का विवाह। तो शिवाजी का पहला विवाह जो है वो आपके सईबाई निम्बालकर से हुआ। किससे हुआ? सईबाई निम्बालकर से। और इनसे जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम संभाजी। ठीक है, तो शिवाजी का पहला विवाह सईबाई निम्बालकर से और पुत्र क्या उत्पन्न हुआ? संभाजी। ठीक है, शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था पुतलीबाई या पूताबाई, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती होती हैं। क्या होती हैं आपके? सती। ठीक है, तो कोई भी स्त्री सती क्यों धारण करती है या सतीत्व क्यों धारण करती है? तो उस समय में सती प्रथा का परिप्रेक्ष्य यह था कि जब उसका पति मर जाता था तो उसके राज्य पर कोई विदेशी आक्रमणकारी या कोई मुगल आक्रमणकारी जो है वो क्या करता था? उसकी पत्नी को वहां से लेकर चला जाता था और अपने हरम में अन्य नारियों के साथ या अन्य रानियों के साथ रखता था। इस स्थिति पर जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं उनको इतना मर्यादित माना गया है कि वे किसी हरम में रहने वाली सामान्य महिलाओं जैसी नहीं है। तो इस कारण से उनसे श्रेष्ठता दिखाने और हमारे हिंदू धर्म की महिलाओं का दैवित्व को स्थापित करने के कारण ही भारत में सती प्रथा की जाती थी। और आपने देखा कि शिवाजी की जो दूसरी पत्नी है पूताबाई, इन्होंने शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या किया? सतीत्व ग्रहण किया। ठीक है, जो उस परिप्रेक्ष्य में कैसी प्रथा थी? सही प्रथा थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि शिवाजी की एक और पत्नी है जिनका नाम है शोयरबाई। क्या है आपका? शोयरबाई। इनको शिवाजी ने राज महर्षि की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राज महर्षि। तो इनकी तीसरी पत्नी जो थी वो शोयरबाई थी, जिन्हें राज महर्षि की उपाधि दी गई थी। और इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था राजा राम। इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? राजा नाम। एक और बात कि शिवाजी का जब राज्य अभिषेक होगा तो पहली बार जब इनका राज्य अभिषेक होगा तब राज्याभिषेक के दौरान ही दोबारा शादी करी थी इन्होंने। शिवाजी ने किसके साथ शादी करी थी? 2 बार शादी करी थी सोयरबाई के साथ। किसके साथ शादी करी 2 बार? सोयरबाई। तो सोयरबाई के साथ पहले भी विवाह हुआ था, लेकिन जब राज्याभिषेक कराएंगे 1656 ईस्वी में, तब पुनः सोयरबाई के साथ राज्याभिषेक के समय ही क्या होगा? आपका विवाह किया जाएगा। तो ये हैं आपके शिवाजी की क्या? पत्नियां। पहली पत्नी का नाम क्या है? सईबाई निम्बालकर। उनसे क्या है पुत्र? संभाजी। दूसरी पत्नी का नाम पूताबाई या पुतलीबाई, जिन्होंने क्या दिया था? सती प्रथा, सती हुई थी वो शिवाजी की मृत्यु के बाद। और तीसरी पत्नी का नाम क्या है? शोयरबाई। ठीक है, जिनको राज महर्षि की क्या दी गई थी? उपाधि। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप शिवाजी के राज्य अभिषेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शिवाजी का राज्य अभिषेक। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है वो रायगढ़ के दुर्ग में किया गया था। कहाँ किया गया था? रायगढ़ के दुर्ग में। कब किया गया था? 15 जून 1574 को। कब किया गया था?
15 जून 1574 को। और इनका राज्य अभिषेक करवाने वाले विद्वान पंडित का नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट। तो इनके विद्वान काशी के पंडित गंगा भट्ट या गाग भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने राज्य अभिषेक कराया था। और राज्य अभिषेक के पश्चात इनको काय की, या उसके राज्याभिषेक के समय ही इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी? छत्रपति की उपाधि के धारण करी थी। शिवाजी ने अपने जीवन काल में मुख्य रूप से 3 उपाधियां धारण करी। ठीक है, पहली उपाधि है छत्रपति की, दूसरी उपाधि है गऊ ब्राह्मण की, और तीसरी उपाधि जो है वो है हिंदू पादशाही की। किसकी उपाधि है? छत्रपति की, गऊ ब्राह्मण की और हिंदू पादशाही। इन 3 उपाधियों को किसने धारण किया था? आपके शिवाजी महाराज ने। किसने धारण किया था? शिवाजी महाराज ने। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने भगवा ध्वज को ही अपना क्या बनाया था? झंडा बनाया था। ठीक है, यहां तक की बातें सभी को क्लियर? ठीक है। अच्छा, राज्याभिषेक के 12 दिन के पश्चात जो है इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया? निधन हो गया। और जब राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद जीजाबाई का निधन हुआ तो ऐसा माना गया कि इनका राज्य अभिषेक अशुभ दिन में किया गया था। क्या माना गया? अशुभ दिन में किया गया था। यह तिथि या समय जो था वो कैसा था? अशुभ था। तो शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कराया, क्योंकि आप किताबों में बार बार पढ़ते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कितने बार करवाया गया? 2 बार। तो पहली बार राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन उसके 12 दिन बाद ही माता जीजाबाई का क्या हो गया? निधन हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि गलत तिथि गलत समय पर जो आपके राज्याभिषेक हुआ उसके कारण उनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो फिर शिवाजी ने विधिवत सही तिथि सही समय और इसके अनुसार दूसरी बार क्या करवाया है? राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कितने बार होगा? 2 बार। पहली बार राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया गया था? गंगा भट्ट के द्वारा। कब कराया गया था? 15 जून 1574 को। ठीक है। ओके। फिर इसके 15 जून 1674 को क्या आएगा यहाँ पर? 1674। हाँ, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 15 जून 1674 को इनका क्या किया गया था? पहली बार राज्याभिषेक। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा, मैंने बताया कि इन्होंने उसको सही नहीं माना, तो दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। तो दूसरी बार राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 को हुआ। ठीक है। और जब दूसरी बार राज्याभिषेक कराया गया तो एक गोस्वामी जिनका नाम था निश्चलपुरी, क्या नाम था? निश्चलपुरी। तो निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा जो है इनका दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया गया। ठीक है। पहली बार किसने कराया था? गंगा भट्ट ने, जिनका नाम गाग भट्ट भी मिलता है। और दूसरी बार किसने कराया? निश्चलपुरी ने कराया। ठीक है। तो इनका कितने बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार। जब दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ तब उस राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने सोने का हुड़ का सिक्का और तांबे का शिवराई नाम का सिक्का जारी किया था। याद रखिएगा, सोने का कौन सा सिक्का? हुड़। और तांबे का शिवराई नामक सिक्के इन्होंने क्या किए थे? जारी किए थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो आपने राज्याभिषेक को पहले पढ़ लिया है, परंतु शिवाजी का उदय कैसे हुआ? ठीक है। और शिवाजी जो है वो कैसे एक छोटे से क्षेत्र से संपूर्ण मराठवाड़ा की स्थापना और उसके बाद संपूर्ण केंद्रीय मराठा साम्राज्य की स्थापना के संस्थापक हुए, कैसे उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया, तो शुरुआत कहाँ से हुई ये जानेंगे। ठीक है। तो शिवाजी का जो है वो आपका क्या? प्रारंभिक अभियान। सबसे पहला अभियान आप देखेंगे कि शिवाजी जब आपके पूना के जागीर में रह रहे हैं तो उस वाले क्षेत्र पर शिवाजी के ऊपर जहां पर वो मतलब आपके रह रहे हैं वहां पर शासन किसका है? बीजापुर के शासक का। तो पहला अभियान जो है वो उन्होंने किसके खिलाफ किया है? बीजापुर के खिलाफ। तो इन्होंने पहली विजय जो है वो तोरण के किले पर अटैक करके की। ठीक है। तो आप देखेंगे पहला आक्रमण कहां पर करते हैं? तोरण के किले पर। कहां पर करते हैं? तोरण के किले। ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में इनके दादाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? दादा कौंडदेव की। जब शिवाजी कितने वर्ष के हुए थे? 16 वर्ष के। तब पिताजी की, दादाजी की क्या हो गई? कौंडदेव की मृत्यु हो गई। तो पूना की जागीर फिर किसके ऊपर कौन संभालेगा? शिवाजी संभालेंगे। तो जब ये संभाल रहे थे तो उस पूना की जागीर पर नियंत्रण किसका था? बीजापुर के शासक का। और उनको बीजापुर के शासक की गुलामी पसंद नहीं आती थी। तो इन्होंने जो है वो तोरण के किले पर क्या किया? आक्रमण किया। किसने? शिवाजी ने। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब इन्होंने बीजापुर में देखा कि आदिल शाह की क्या हो गई है? तबीयत खराब। तो आदिल शाह की तबीयत खराब होने के कारण वहां राजनीतिक अस्थिरता आपके फैली हुई है। इस राजनीतिक अस्थिरता का उन्होंने क्या किया? लाभ उठाया और तोरणगढ़ के किले पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया।
इस किले पर आक्रमण किया और इसको क्या कर लिया, जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि तोरणगढ़ के किले की विजय करने के पश्चात शिवाजी को बहुत बड़ी मात्रा में खजाना भी प्राप्त हुआ था। इस खजाने की प्राप्ति के बाद शिवाजी रुके नहीं और उस खजाने का प्रयोग उन्होंने अपने अगले विजय अभियान में किया। ठीक है, और शिवाजी ने इसके बाद जो तोरणगढ़ के किले से मिला खजाना था उसका प्रयोग करके पुरंदर, कोडाना, सूपा, बारामाती, इंद्रपुर, चाकन, इन सभी जगह के किलों पर विजय प्राप्त कर ली। तो बहुत बड़ा क्षेत्र लगातार शिवाजी ने क्या किया, विजित किया। क्या क्या नाम बताया है, पुरंदर, कोडाना, सूपा, बारामाती, इंद्रपुर और चाकन। ठीक है, तो ये जो विजित करने का तरीका था शिवाजी का, इसमें शिवाजी जो है वो कम संसाधन में ज्यादा विजय प्राप्त करते थे। तो शिवाजी की जो विजय की नीतियां थी वो कुछ जगह मैत्रीपूर्ण संधिता की नीति थी, कुछ जगह युद्ध की नीति थी और कुछ जगह जो है वो आपके आपसी समझौते की नीति थी। तो शिवाजी ने 3 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया, या तो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, या युद्ध की नीति से प्रसार किया, या आपसी समझौते करके। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्र में उन्होंने जो है वो विजय प्राप्त की, परंतु ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। कम संसाधनों के प्रयोग से वे अधिक विजय प्राप्त करने के फॉर्मूले में विश्वास रखते थे। कौन, आपके शिवाजी। तो इतने सारे क्षेत्र जो है वो उन्होंने पुणे के पास के क्या कर लिए, जीत लिए। और इस क्षेत्र को जीतने में सबसे ज्यादा जो इन्होंने टेक्निक यूज करी है उसका नाम है गुरिल्ला पद्धति। क्या नाम है, गुरिल्ला। तो ये गुरिल्ला पद्धति जो है वो वारफेयर की एक मेथड है जिसके अंतर्गत गुप्त रूप से या छिप कर जो है वो सामने वाले शत्रु की सेना पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गुरिल्ला पद्धति है इसका भी इन्होंने क्या किया था, उपयोग किया था। अब क्या हुआ कि शिवाजी जो है इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से जीतते जीतते ये पूरा ऐसा विस्तार किए जा रहे थे। तो यहाँ बीजापुर है, तो बीजापुर का शासक जो है उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी गद्दी जो है वो क्या ना हो जाए, छिन ना जाए। ठीक है, तो अब बीजापुर में जो इसके पिताजी थे, क्या नाम था, शाहजी भोसले, वो तो सेनापति थे। बीजापुर के शासक के क्या थे, सेनापति। तो उन्होंने हिदायत दी कि अगर शिवाजी ने अपना विजय अभियान नहीं रोका तो हम आपके पिता को क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो इसने क्या किया, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले को क्या करा लिया, बंदी बना लिया। तब शिवाजी ने अपने इस विजय अभियान को जो वो लगातार जीतते जा रहे थे इसे थोड़े समय के लिए विराम दिया कि पिताजी की मृत्यु कर देगा कौन, बीजापुर का शासक आदिल शाह। ठीक है, तो अब जो है उन्होंने थोड़ा विराम दिया और थोड़े समय के लिए अपने विजय अभियान को रोका। तब जो है जब इनके पिताजी को फिर उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, किन्होंने, आदिल शाह ने, तब फिर इन्होंने फिर से अपने विजय अभियान की फिर क्या की, शुरुआत। तो थोड़े समय के लिए इनका विजय अभियान क्यों रुका गया, जब उनके पिताजी को रिहा नहीं किया गया तब तक उन्होंने अपने विजय अभियान को क्या किया, रोक दिया। ठीक है, तो शाहजी भोसले को बंदी बना लिया गया था जिसके कारण इन्होंने पिताजी के फिर से आने तक फिर क्या किया, विजय अभियान पर रोक लगा दी। और उसके बाद जब पिताजी वहां से रिहा हो गए तो पुनः विजय अभियान की क्या की, शुरुआत किसने करी, आपके शिवाजी। ठीक है, इसके बाद इतने क्षेत्रों को विजय करने के बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण किले पर विजय प्राप्त करी जिसका नाम है पुरंदर का किला। क्या नाम है, पुरंदर का किला। तो पुरंदर का किला जो है वो नीलोजी नीलकंठ नामक एक शासक के अधीन या नियंत्रण पर था। इससे उन्होंने पुरंदर के किले पर विजय प्राप्त की। पुरंदर के किले के बाद सबसे महत्वपूर्ण विजय जो है वो शिवाजी की जाबली के किले की कहलाती है। क्या कहलाती है, जाबली के किले की। तो जाबली का किला जो है वो 1656 ईस्वी में इन्होंने जीता। किस पर जीता, 1656। तो अब ये जाबली का किला क्या है, तो जाबली जो है वो बीजापुर के किले पर विजय, बीजापुर, जाबली कहाँ पर आता है, बीजापुर में आता है। तो इस बीजापुर में आने वाले जाबली के किले पर जो विजय शिवाजी के द्वारा की गई यही शिवाजी की वास्तविक विजय मानी जाती है। और शिवाजी ने यहाँ पर जो किलेदार था, कौन था, चंद्रराव मोरे। क्या नाम था, चंद्रराव मोरे। तो जबाली के किले के जो किलेदार था चंद्रराव मोरे, उसकी हत्या कर दी और उसके माध्यम से जाबली का किला क्या कर लिया, जीत लिया। किसने जीता, आपका शिवाजी ने। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, जावली के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और फिर उसके बाद फिर शिवाजी नहीं रुके और उसके पश्चात उन्होंने तुरंत ही रायगढ़ के किले पर क्या कराई, विजय प्राप्त करी। तो रायगढ़ के किले पर उन्होंने अप्रैल 1656 में क्या करी, विजय प्राप्त की। और यहीं पर जीतने के बाद उन्होंने अपना क्या करवाया, पहला राज्य अभिषेक कराया।
रायगढ़ के किले में विजय कब प्राप्त करी है? 1656 में। और उसको जीतने के बाद उन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक कराया था अप्रैल 1656 में कराया था, जिसके विद्वान कौन थे? गंगा भट्ट, है ना, या गाग भट्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये राज्याभिषेक क्या कहा जाता है कि सही समय और निश्चित तिथि पर या सही अशुभ मुहूर्त में हुआ था, इसलिए उनके 14 दिन बाद उनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया था? दूसरा राज्याभिषेक करवाया था। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कितने बार कराया था? 2 बार। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इसके विजय के बाद जो उन्होंने क्या करवाया था? आपके राज्याभिषेक करवाया था। किसके बाद? रायगढ़ के। और रायगढ़ को उन्होंने क्या बना दी थी? राजधानी भी बना दी थी। क्या बना दी थी? राजधानी भी बना दी थी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि पुनः जो आपके शिवाजी हैं, उन्होंने सावंतवादी के सामंत को, मुधोल के घोरपड़े को और निवालकर के हिंदवी साम्राज्य को भी क्या कर लिया? जीत लिया। जब इतना उन्होंने जीत लिया तो बीजापुर का जो शासक है, कौन है आपका? आदिल शाह। कौन है आपका? आदिल शाह। ठीक है। तो हमने बताया ना कि वो जो रायगढ़ का किला है वो कब जीते हैं? 1656 में। तो उसके जिले किले के जीतने के बाद उन्होंने क्या बनाई है? राजधानी बनाई। और राज्याभिषेक तो वो 1674 में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब यहाँ पर ये बात आई कि जब उन्होंने इतना सब कुछ जीत लिया, किन्होंने? शिवाजी ने। तो जीतने के बाद बीजापुर का शासक जो है वो आदिल शाह, है ना, उसने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा। किसको भेजा? अफजल खां को। और जब उन्होंने अफजल खां को भेजा तो अफजल खां ने घोषणा करी कि मैं शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे ही उसको क्या कर दूंगा? मार दूंगा, और मैं अपनी रस्सी से उसको घसीटते हुए उसके शव को लेकर आऊंगा। ऐसी घोषणा किसने करी? अफजल खां ने करी कि शिवाजी तो जो है वो मेरे आगे कुछ भी नहीं लगता। ठीक है। तो शिवाजी जो है वो अपने रायगढ़ के किले में ही थे। कहाँ थे आपके? रायगढ़ के किले में ही। और अफजल खां जो है वो अपना आया किससे लड़ने? शिवाजी से। 2 महीने हो गए रायगढ़ के किला घेरा डाले। कितने? 2 महीने। 2 महीने तक अफजल खां जो है वो रायगढ़ के किले का घेरा डाला रहा। और शिवाजी बढ़िया ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में रायगढ़ के किले में ही अंदर ही रहे। संपूर्ण रसद वसद की व्यवस्था थी और निकले ही नहीं। शिवाजी जो हैं वो अफजल खां के विरुद्ध वो भी अपनी क्या करने वाले थे? रणनीति तैयार करने में ही बिजी थे। फाइनली जब अफजल खां जो है उसके हाथ शिवाजी नहीं लग रहे थे तो उन्होंने अपने राजदूत के माध्यम से शिवाजी को क्या भेजा? एक संदेश भेजा और बोला कि शिवाजी से हम जो है वो आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं? भेंट करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। शिवाजी के राजदूत, जब शिवाजी ने भी अपने मंत्री को भेजा, अपने राजदूत को, ठीक है, एक्सेप्ट है, चलो मिलके बात कर लेंगे। ठीक है। लेकिन शिवाजी के जो राजदूत थे वो बहुत चतुर, चालाक और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको पता था कि ये जो बुला रहा है अफजल खां, ये पक्का जो है वो शिवाजी की हत्या करने के उद्देश्य से ही उनको क्या कर रहा है? बुला रहा है। तो जब इन लोग बैठने जाते हैं तो अफजल खां बोलता है शिवाजी से कि ठीक है, अपन युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे, बढ़िया लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, ये वो पूरी बातचीत हो जाती है। फिर बोलता है कि मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? गले लगाना चाहता हूँ। ठीक है। तो अफजल खां जो है वो अपने उनको क्या करता है? गले लगाता है। और जब वो गले लगाता है तो वो कटार निकालकर शिवाजी को जो है वो घोंप देता है। ठीक है। तो शिवा और बहुत जोर जोर से फिर हंसने लगता है शिवाजी, वो अफजल खां, कि मैंने तो शिवाजी को मार डाला, हा 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 हा, ऐसे करके हंसने लगता है। कौन? अफजल खां। तो फिर उसके बाद शिवाजी जिंदा उड़ जाते हैं। तो जिंदा उड़ जाते हैं तो अफजल खां आश्चर्यचकित हो जाता है। तो जो शिवाजी हैं वो उस दिन अपने मंत्री के कहने पर पूरा लोहे का एक जो ढांचा होता है वो पूरा कवर जो है वो पहनकर, हाँ, जो कवच है उसको पहनकर गए हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि अफजल खां जो है वो क्या करेगा? ऐसा कुछ प्रयास करेगा। तो शिवाजी भी बाघ नख पहनकर गए थे। क्या पहनकर गए थे? बाघ नख। और बाघ नख पहनकर गए थे तो उन्होंने तुरंत ही जो है वो अफजल खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो वही अफजल खां जो कह रहा था कि मैं शिवाजी को क्या करूंगा? घोड़े से बिना उतरे ही रस्सी में घसीटते हुए लाऊंगा, उसकी क्या करी थी? शिवाजी ने हत्या कर दी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे के विजय अभियान कैसे होंगे। तो वो आगे के विजय अभियान अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज अपन ने शिवाजी का क्या पढ़ लिया है? परिचय। मराठा साम्राज्य की स्थापना और उदय के कारणों के बारे में हम क्या हो चुके हैं? परिचित। तो कल आगे शिवाजी का अभियान पढ़ेंगे और शिवाजी का प्रशासन भी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।